ठीक है, देखो ये चीज बताए थे यहाँ पे, और किसकी कमी थी? कहाँ घूम रहे हो? जरा अंदर। देखो यहाँ पे देखो, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ध्यान रखना इसमें कि जो इसमें जीन की क्या हो जाता था, डिलीशन ना, क्या था? डिलीशन। ठीक है, और ये बताया गया था यहाँ पे कौन सी एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है? क्या नाम है? देखो इसमें ये बताया गया कि एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है और क्या क्या सिम्टम आते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बीमारी का नाम क्या है। पता है? चलो बच्चे ने बता दिया है। इसी को बोलते हैं SCID। ठीक है, ये बीमारी का नाम है। इसका मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है। देखो यहाँ पे तो उसके सिम्टम क्या बताएं यहाँ पे कि एंजाइम की कमी हो जाएगी, और एंजाइम की कमी की वजह से जो बच्चा होता है उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। पास में कुछ? तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, ये बीमारी का नाम है। ठीक है, ठीक है, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है ये। ठीक है, और ये पूरी बीमारी का नाम है, जिसमें आता है एडीए की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम जो है पूरे तरीके से कमजोर हो जाता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ठीक और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जानते हैं बहुत सारी बीमारियां जो उसको उस पर अटैक कर देंगे, यहाँ बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है और दूसरी बात, एक चीज यहाँ बताया कि यहाँ पे डीएमएनएज मतलब था क्या? डिलीशन हो जाता है, क्योंकि एंजाइम है, इस एंजाइम कोड करने वाला क्या होगा? कोई एमआरएनए, एमआरएनए को डीएनए, तो डीएनए का मतलब जीन, तो जीन जो होता है वो डिलीट हो जाता है ऑफ द जीन ऑफ एडेनोसिन डीएमएनएज। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फिर एक कुछ में क्योर किया जाता था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। हो चुका है? अच्छा दूसरा देख लो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है, यहाँ पे देख ध्यान रखना कि जो जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है वहां पे फंक्शनल एडीए जो है ये दिया जाता है। किसका? फंक्शनल, यानी कि जो भी एडीए होता है जो नॉर्मल पर्सन में काम कर रहा होता है उसको लाके उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मान लो किसी दूसरे आगजम में काम कर रहा है, जैसे हम लोग में काम कर रहा है, तो हम लोग निकाल के उसमें डाल दिया टू द पेशेंट बाई इंजेक्शन। और किससे देंगे? इंजेक्शन से। ध्यान रखिएगा, जब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो फंक्शनल एडीए को इंजेक्शन की मदद से दिया जाता है। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीस अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। बताया था यहाँ पे, यानी कि एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन। जो पेशेंट होता है उसका लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी।
और उसको हम लोग कल्चर करते हैं बाहर लैब में, ठीक है, ठीक है, बाहर लैब में इसको कल्चर करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, कल्चर होने के बाद जो फंक्शनल एडीए, cDNA मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। और कौन सा वेक्टर लेते हैं, रेट्रोवायरल वेक्टर लेते हैं, इसकी मदद से वो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस जीन को। और इस लिम्फोसाइट को जब ट्रांसफर करने के बाद ये लिम्फोसाइट कैसे बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। इसके बाद इसी को डाल देते हैं किसमें, जो लड़की है उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो है इसमें एडीए जो है लगातार उसको बनाता रहेगा, क्योंकि जो एडीए बनाने का काम करता है तो बेसिकली देखा जाए तो लिम्फोसाइट के अंदर होता है। लेकिन प्रॉब्लम लिम्फोसाइट के साथ ये है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, बस में 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ते, कोई फिक्स नहीं है। तो जब तक लिम्फोसाइट जिंदा रहेगा तब तक काम करता रहेगा, इसकी डेथ हो जाएगी फिर से आपको डालना पड़ेगा, मतलब ये बार बार आपको करना पड़ता है। दूसरा देखो यहाँ पे, रिटर्न टू द पेशेंट हाउएवर एज दिस सेल आर नॉट इमॉर्टल, ये सेल इमॉर्टल नहीं होते हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट, इसलिए हमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको डालना कब है देखो, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट्स फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, इसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी परमानेंट क्योर, ये पूछा गया है। तो मतलब ये हो गया एडीए की डिफिशियंसी के लिए हमने यहाँ पे दो यहाँ पे तरीके बताए थे आपको, ठीक है। पहला क्या था बोलो, पहला हमारा है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी है। दूसरा कौन सा है, परमानेंट है। टेम्परेरी में दो एग्जाम्पल बताए थे, एक बताया था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा क्या था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। और ये बताया देखो, इसकी बात करें थे यहाँ पे, तो इसमें क्या था देखो, इसमें जो जायगोट कंडीशन होता है उसी में हम इसको डाल देते हैं। एक सेल से कितना बनेगा, 2 सेल, 2 सेल से कितना बनेगा, 4 सेल। इस तरीके से परमानेंट क्योर होता है, यानी कि जायगोटिक कंडीशन या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये कैसा क्योर होगा, परमानेंट। कैसा होगा, परमानेंट। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, और अब इसके आगे देखो, मार्कुलर डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस मतलब सिंपल से होता है बीमारियों को पता करना, तरीका चाहे कोई भी हो। देखो यहाँ पे, you know that for effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. What do you mean by pathophysiology? ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जब हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, तो वहां पे आपको इसको बताएंगे। खैर, पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको जुकाम हुआ है वो किससे हुआ, उसका काजिंग एजेंट क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। जब आपको पता चल जाएगा तब आप उसको ट्रीटमेंट कर पाओगे। समझ पाया? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपको पता गया कि जुकाम जो है वो वायरस से हो रहा है। कौन सा वायरस, राइनो वायरस। तो हमें पता है कि राइनो वायरस जो है मल्टीप्लाई करता है, म्यूटेशन बार बार करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप मेडिसिन दोगे तो ये अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हो, लेकिन इस वायरस को मार नहीं सकते। समझ पाया? तो हमें पता है कि कम से कम हफ्ते 10 दिन तो ये ठीक होता ही होता है। तो कहने मतलब ये है कि आपको उस पैथोजन के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। कोई बैक्टीरियल बीमारी है तो उस हिसाब से उसका एंटीबायोटिक दोगे। मतलब बीमारी कौन सी है, क्या नाम, वायरस की इन्फेक्शन हुआ है, आप उसको एंटीबायोटिक दे, ठीक करेगा, नहीं करेगा। तो वही कह रहे हैं कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होना जरूरी है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है आपको पता होना चाहिए कि वो वायरस से हुआ है कि बैक्टीरिया से हुआ है, किसी फंजाई से हुआ है या प्रियॉन से हुआ है या वायराइड से हुआ है, ये पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे कि वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड आप पता है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, क्लिनिक में जाते हो, तो आपको जैसे मान लो कोई बार बार आपको बुखार हो रहा है, दवा देने ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, आपको सीबीसी रिपोर्ट बोल देंगे कि आप जाइए यहाँ पे, आप ब्लड अपना टेस्ट करा के लाइए। समझ, इसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। ब्लड टेस्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सीरम, सीरम टेस्ट। और अपना पेशाब भी जो उसको जांच करा के लेके आइए, प्लीज जॉइंटिस वगैरह होगा
तो पेशाब से पता चल जाएगा, या और कोई बीमारी उससे पता चल जाएगा। तो कह रही ये पुराने तरीके हैं, लेकिन इस तरीके में दिक्कत ये है कि इस तरीके को पता तब चलता है जब बीमारी पूरी तरीके से फैल जाती है। समझ? अर्ली डायग्नोसिस इससे हम नहीं कर सकते। बीमारी जब फैल जाएगी, जब तक नहीं फैलेगी तब तक इससे आप पता नहीं कर पाओगे। देखो, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, इससे आप डिटेक्शन जो शुरुआत में पता नहीं चल पाता। एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया या वायरस इन्फेक्शन किया तो आपको पता नहीं चल पाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पता कैसे चलेगा? देखो, अगर मान लो बहुत जल्दी पता करना हो तो क्या क्या तरीके हैं। देखो, तो यहाँ देखो पहला क्या है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी कि इलाइजा। ठीक है, ये 3 मेथड बताया गया यहाँ पे, याद रखिएगा 3 मेथड है। इस मेथड के मदद से सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ये पूछ सकता है कि अर्ली डायग्नोसिस किस किस मेथड से कर सकते हो। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, दूसरा पीसीआर से कर सकते हो। ठीक है, पीसीआर को डेले बने कौन थे? कैरी मुलिस। कौन है? कैरी मुलिस। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में। ठीक है, कैरी मुलिस, यहाँ देखो। और तीसरा क्या है बच्चे? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसको बोलते हैं इलाइजा। ठीक है, तो इससे आप 3 मेथड, इससे आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिया जाता है सीरम टेस्ट से या यूरिन एनालिसिस से, क्या आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका डायग्नोसिस तभी कर पाओगे जब बीमारी पूरी तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे पीसीआर की बात करें यहाँ पे। हाँ, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। इन नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड डिजीज सिम्टम, ये तभी हो सकता है जब ये कोई डिजीज या सिम्टम होता है। बाय दिस टाइम मतलब बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, आराम से रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलता है? जब कोई ना कोई वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है। यानी कि बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई, और इस समय जो कंसंट्रेशन होता है पैथोजन यानी बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा हो जाता है। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, very low concentration of bacteria or virus at time when the symptom of the disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR। कह रही है अगर एक बैक्टीरिया भी इंटर कर गया, एक वायरस भी इंटर कर गया है तो पीसीआर उसको डिटेक्ट कर लेता है। बीमारी के सिम्टम नहीं आया, आपको पता नहीं चला, आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, ना बुखार है ना जुकाम है, कुछ नहीं है, लेकिन एक वायरस इंटर कर गया रीनो वायरस का, तुरंत ये पता कर लेगा कि भाई एक वायरस आ चुका है। ये बहुत ही फास्ट काम करते हैं यहाँ पे पीसीआर। तो अर्ली डिटेक्शन जो है इसकी मदद से होता है। कैन एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि ये इसको एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है? एम्पलीफाई, कई गुना इसको मैग्नीफाई कर देता है, कई गुना इसको बढ़ा देता है, ये कहते हैं एम्पलीफाई। काउंट ऑफ डीएनए, पीसीआर नाउ रूटीनली यूज, यहाँ देखो फिर जो पीसीआर होता है, पीसीआर नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी। मार्क कर लो इसको। जो ये करें कि जो पीसीआर होता है इसको रूटीन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? एचआईवी के लिए, इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो अगर आपसे पूछे रूटीन टेस्ट क्या है एड्स का, तो क्या बताओगे? पीसीआर। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, ये क्या होगा बच्चे? इलाइजा। रूटीन टेस्ट कौन है? ये है पीसीआर। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है? देखो क्या बताओगे? वेस्टर्न ब्लॉट है। ठीक है, कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट। और आपसे पूछे कन्वेंशनल टेस्ट तरीके क्या है, तो क्या बताओगे? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये कन्वेंशनल तरीके हैं, परंपरागत हैं, पुराने तरीके हैं। मैं कुछ तो अगर आपको अर्ली डिटेक्शन करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोटोक्लाजी की मदद से,
पीसीआर की मदद से और इलाइजा की मदद से। 3 चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग यहीं पे क्वेश्चन आना चाहिए इस बार जहां तक। कौन कौन से तरीके जिससे आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो? पहला कौन सा बताया बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा कौन सा है? इलाइजा। तो इलाइजा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है और अर्ली डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और पीसीआर जो है ये अर्ली डिटेक्शन टेस्ट होता है, साथ साथ रूटीन टेस्ट भी होता है। रूटीन टेस्ट मतलब कोई मान लो पेशेंट है और उसको कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जिसको ये बीमारी हो सकती है, इट्स लाइक टू एड्स, तो उसको लगातार उसको चेक कराते रहना पड़ेगा, ठीक। देखो, तो उसको बोलते हैं रूटीन टेस्ट, ठीक है, रोज जाके डेली कराना पड़ेगा। लेकिन कन्फर्मेटिव टेस्ट जो है एड्स का कौन सा बच्चे? वो है वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा है? हो गया। और अगर आपसे पूछता है कि जो ये क्या नाम है, सॉरी ये भी करवा देते हैं, अर्ली डिटेक्शन, कितने बताया था आपको? 3। कौन से बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीसीआर और इलाइजा। एक ये पूछा था, एक पूछा था बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इलाइजा इज बेस्ड ऑन, किस कॉन्सेप्ट पे इलाइजा बेस्ड होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। देखो करे यहाँ देखो, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसमें पता नहीं, कैंसर जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी आसानी से जल्दी से इसका इलाज हो जाता है। इस काम में, इस मामले में ये बढ़िया काम बेहतर है। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। इट इज पावरफुल टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। और बहुत से दूसरे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको पता करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा देखो, एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसमें लगा हो, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग। उसके बाद इसको डिटेक्शन करते हैं क्या यूज करके? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये कई बार पूछा गया यहाँ पे कि जो प्रोब होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। क्या बताओगे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसमें क्या लगा हो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब, ठीक है। देखो, जैसे जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो जो ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से आता है? CO2 से आता है कि वाटर से आता है? इसको पता करने के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया गया था। और किसने किया था पता है? रूबेन और कॉमन ने। किसने? रूबेन और कॉमन ने इसको किया था, ठीक। देखो, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ये जो क्लोन होता है फोटोग्राफिक फिल्म में आपको नजर नहीं आएगा, विल नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। जो प्रोब होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है जो म्यूटेटेड जीन होता है उसके कंपेयर में, क्योंकि ये नया जीन बना हुआ अलग से नया, इसलिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री इसमें नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा चीज हो गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया प्रोब को लेके जो अक्सर पूछा ही जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। दूसरा इसके नीचे क्वेश्चन ये वाला, ये देखो, कह रहे इलाइजा इज बेस्ड ऑन द, मार्क कर लीजिए इसको, इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जैसा एंटीजन होगा वैसा एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मार्क लो, इंपॉर्टेंट ये है।
ये भी पूछा गया आपको। एक क्वेश्चन ये काफी पूछा गया है, एक ये पूछा गया है, और ये जो मैंने अभी बताया ये वाला, ये इस बार आने की पॉसिबिलिटीज है। लाइक तो हॉट स्पॉट में डाल दो, ये आना चाहिए इस बार वैसे। ठीक है, तो इलाजा किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे, करेक्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। मतलब ये कहने का है कि अगर आपको एंटीजन ही पता चल जाए या एंटीबॉडी पता चल जाता है, जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी, तो अगर आपको एंटीबॉडी बॉडी पता चल जाता है तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कौन सी बीमारी हुई होगी। क्योंकि सामला टाइफियम अगर बैक्टीरिया है, टाइफाइड के लिए अलग एंटीबॉडी बनेगा, जुकाम हो गया उसके लिए अलग बनेगा, अमीबियासिस होगा उसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेगा। माया, तो एंटीबॉडी को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी बीमारी इसमें हुई होगी। उसी बात बोल रहे हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। फिर से रिपीट करूं यहाँ पे, अगर आपसे पूछते हैं कन्वेंशनल मेथड कौन सा होता है बीमारी को पता करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, क्या बताओगे? सीरम और यूरिन टेस्ट, सबसे कॉमन और बेसिक क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता है डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है एड्स का, क्या बताओगे? इलाइजा। आपसे पूछे रूटीन टेस्ट क्या है एड्स का, क्या बताओगे? पीसीआर। आपसे पूछे एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, बताओगे? वेस्टर्न ब्लॉट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा ब्लॉट यूज करते हैं? सदर्न ब्लॉट। आपसे पूछते हैं बीमारियों को अर्ली डिटेक्शन करना है तो कौन से तरीके हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है और इलाइजा है। दूसरी बात पूछिए कि प्रोब क्या होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डीएनए जिसमें लगाया होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट को, उसको क्या बोलेंगे? प्रोब। कई बार ये रिपीट किया गया, ध्यान रखना इसको। दूसरी बात पूछा जाता है इलाइजा इज बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। मतलब जैसा एंटीबॉडी होगा वैसा एंटीजन होगा, तो एंटीजन को देख के ही एंटीबॉडी बनता है। तो एंटीबॉडी को देख के बता सकते हो किस बीमारी का इन्फेक्शन इसमें हुआ होगा। ठीक, क्योंकि हर बीमारी के हर बैक्टीरिया के एंटीबॉडी अलग अलग होते हैं। ठीक, ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। ये 2 पॉइंट बाहर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अर्ली डिटेक्शन वाला। ठीक है, देखो अब आते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen. करिए एंटीजन के बेस पे आप इसको पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे यहाँ देखो, कह रहे कि इन्फेक्शन बाय पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के बेस पे एंटीजन क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर आपसे पूछे एंटीजन क्या हो सकता है तो क्या बताओगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी कैसी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबुलिन। वो ग्लोबुलिन होता है, पास में कुछ क्या होता है? ग्लोबुलिन। और ये क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में आता है? ये फाइब्रस प्रोटीन है कि ग्लोबुलर है? तो नाम से ही क्लियर है यार। हमने क्या पूछा है, वैसे याद कर सकते हो आप। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें 2 आते हैं, इंसुलिन है और अल्बुमिन है। एल्बुमिन। ठीक है, और ये फाइब्रस प्रोटीन में आता है आपका मायोसिन आता है। क्या आता है? मायोसिन। ठीक है, आता है मायोसिन। ठीक है, देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लोबुलिन होते हैं, हम लोग लिखते हैं IgA। क्या मतलब इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया ना ए। ठीक है, चलो। और डिटेक्टेड बाय द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, यानी कि जो पैथोजन उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है उसको देख के भी आप बता सकते हो। एंटीजन को देखो तो बता ही सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है माया भाई? अगर अमीबिक डिजेंट्री है उसका एंटीजन जो आएगा उसके जो प्रोटोजोवन है उसको देख के नहीं बता सकते हो, तो बता ही सकते हो। स्पोरोजोइड को तो पता चल जाएगा। स्पोरोजोइड क्या है? एक तरीके से कह सकते हो एंटीजन है। क्या ये? तो एंटीजन को देख के बताना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटीबॉडी को देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सी बीमारी हुई होगी, बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को देख के बता सकते हो, और दोनों में से अगर कोई एक भी मिल गया है तो इलाइजा से उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। अगर एंटीबॉडी मिल गया है
तब भी ये बता देगा, और एंटीजन मिल गया है तब भी ये बता देगा कि किस बीमारी के यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है ना कुछ। इसलिए बताया गया ये बेस्ड है किस पे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। ये कुछ बात हम लोग इसके कर रहे थे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये पूछा गया है, ठीक है, 10 साल पहले पूछा गया, अभी जल्दी में नहीं आया है, ठीक। खैर अब हमारे पास क्या है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। कोई भी आगजम जिसमें बाहर का कोई जीन डाल दिया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक। देखो जैसे एनी एनिमल दैट हैव had their DNA manipulated to process and express an extra foreign gene are known as transgenic animal। मतलब कोई भी ऐसा डीएनए कोई एनिमल हो जिसमें उसका कुछ डीएनए में कुछ मैनिपुलेशन किया गया हो, बाहर से कोई डीएनए को मिलाया गया हो, डाला गया, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक और क्या क्या एनिमल बनाया गया, देखो ट्रांसजेनिक रैट बनाए गए हैं, रैबिट बनाए गए हैं, पिग है, सीप है, काऊ और फिश है। इतनी चीजें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई एक्सेट्रा नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो चूहा, नंबर 2 रैबिट, नंबर 3 पिग, नंबर 4 सीप, नंबर 5 काऊ, नंबर 6 फिश। तो 6 है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन, देखो रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, पिग हो गए, सीप हो गए, काऊ और फिश हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूछा गया कई बार, देखो although over 95% of all existing transgenic animal are mice। 95% से ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो चूहों पे किया गया है, माइस पे। किस पे, माइस पे। ये कई बार पूछा गया है। रैबिट और मैंने बता दिया, लेकिन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। माइस वाला कई बार पूछा गया। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया है, माइस पे किया गया है, चूहे पे किया गया है। वाई आर दिस एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, इन एनिमल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी। जैसे मान लो किसी आदमी में कोई बीमारी है और उस आदमी के लिए कोई डॉक्टर ये बोले कि भाई साहब ऐसा है, आप लैब में चलो, हमें तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। हमारे अंदर वायरस एंटीबॉडी डालेंगे, मेडिसिन डालेंगे, चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आराम से आ जाएगा क्या, कि ठीक है सर डॉक्टर साहब आ रहे हैं हम, ठीक है बैठो, आएगा वो, कभी नहीं आएगा। तो कैसे हो पाएगा, कौन आदमी तैयार करेगा अपने आप को, लैब में जाए उसके ऊपर डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट करे, कोई तैयार होगा, नहीं होगा है। तो क्या तरीका है, देखो एक तरीका और है, देखो क्या है। जैसे चूहे की बात कर रहे थे, चूहा बहुत छोटा जानवर है। एक चीज आप क्या करो कि जो ह्यूमन का जीन है कहाँ डाल दो, चूहे के अंदर। अब वो चूहा का जो बॉडी है वो आदमी के जैसे रिएक्ट करने लगेगा। चूहा क्या है, मैमल, क्या है, और हम लोग क्या है, मैमल। तो चूहा का पूरा बॉडी जो है मैमल के तरह काम करने लगेगा। अब हम लोग जितना चाहें उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दवा डालो जो चाहो सब डालो उसमें, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, चूहा मरी तो जाएगा। और कौन सा जहाँ चूहे की कमी है, कुछ में आ रहा है। तो कहने मतलब ये है कि जो वाई आर दिस एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, ये एनिमल क्यों बनाए जाते हैं, किस एनिमल की बात कर रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिस ऑर्गेनिज्म की बीमारी हमें स्टडी करना हो, उस ऑर्गेनिज्म की बीमारी को इन ऑर्गेनिज्म में उनका जो बॉडी हो वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दे। माया, तो जो बिहेवियर यहाँ देखिए, मान लो कोई मेडिसिन डाला, अगर आदमी में नुकसान करने वाला है तो चूहे में भी नुकसान करेगा वो, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। माया, ये ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का पर्पज हमारा। देखो हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम द सच मॉडिफिकेशन, इससे आदमी को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। तो बेनिफिट ये हो सकता है कि कोई आगजम बड़ा जानवर, कोई उसको नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। कोई बड़ा जैसे पहले मंकी में करते थे लोग, मंकी क्या होता है, बड़ा जानवर होता है, अगर मर गया तो फिर दिक्कतें हो जाती। कोई गलती से कोई हनुमान का भक्त निकल गया तो निपटाई देगा डॉक्टर को, है ना, ये चीजें दिक्कतें होती थी। खैर अब करें यहाँ पे सच मॉडिफिकेशन, लेटेस्ट ट्राई। तो चूहा बहुत छोटा जानवर होता है, लेकिन चूहे में भी दिक्कत है। कोई ऐसे मान लो गणेश का भक्त निकल गया तो उसको निपटा देगा। तो दिक्कतें तो खैर है, लेकिन दिक्कतें यहाँ पे कम है। देखो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर सम। सवाल ये है कि आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा तो किस पे करेगा, हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें बना हुआ है, ठीक। देखो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। इस वजह से अब करें कि और भी क्या क्या रीजन जिसकी वजह से यूज किया था। देखो यहाँ पे पहली चीज नॉर्मल फिजियोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की पहली चीजें क्या है, देखो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने चूहे की बात कर रहे थे,
चूहे में हमने जीन डाल दिया ह्यूमन का, उसके बाद उसमें सारी उसकी बॉडी की एक्टिविटीज ध्यान देखते हैं कि इसमें बॉडी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमने क्या किया, एक कैंसर सेल को लेके आए, कोई पेशेंट था, उसके कैंसर सेल निकाल के उस चूहे में घुसोड़ दिया। डालने के बाद फिर ये देख रहे हैं कि उस बॉडी के अंदर कैंसर सेल, उसकी जो बॉडी है उसको कैंसर में किससे कैसे कन्वर्ट करती है, पूरा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दूसरी बात, और आदमी के अंदर जो भी फिजियोलॉजी है अगर उसको स्टडी करना है तो चूहे के अंदर देख लो, डालो जीन, उसके बाद चूहे का पोस्टमार्टम करो, देखो उस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पता करने के साथ में डेवलपमेंट देखो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी हाउ द जीन आर रेगुलेटेड, जीन कैसे काम करते हैं, ठीक है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो बीमारी होती है वो कैसे काम करती है। जब आप बीमारी के बारे में पता चल जाएगा तभी तो आप दवा बना पाओगे। एंड इट्स डेवलपमेंट एग्जाम्पल, जैसे मान लो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ, जैसे मान लो कोई फैक्टर है तो ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक, सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि यहाँ बताया गया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना है, इंसुलिन के बारे में। बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन फ्रॉम द अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट, मतलब कोई भी जीन ऐसा है जो इस फैक्टर यानी कि जो इंसुलिन वाला पार्ट है उसको डैमेज कर दे, पास में इंसुलिन वाला पार्ट जो उसको डैमेज कर दे, तो ये देखो कि इसमें इंसुलिन जो नहीं बन पा रहा है किस वजह से नहीं बन पा रहा है, पास में कुछ, तो यहाँ पे उसको हम स्टडी कर लेंगे। अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट, उसके बाद उस पर क्या फर्क पड़ रहा है इंसुलिन ना बनने की वजह से, इस चूहे पे क्या फर्क पड़ रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, मतलब ये है कि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर था इसके ना होने की वजह से बॉडी पे क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। ये सिर्फ एक ही रीजन नहीं, बहुत सारी रीजन है, बहुत सारी बीमारियों पता कर सकते हैं। जैसे मान लो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, मान लो आपको स्टडी करना हो, जब तक तो कोई पेशेंट नहीं आए कहाँ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई आगजम ले लो, कोई जानवर ले लो, उसके अंदर वो जीन को अंदर मैनिपुलेट कर दो, तो आप उसमें स्टडी कर सकते हो, खासकर चूहे की बात कर रहे हैं। तो पहला चीज हो गया कि बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी उसको स्टडी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल का। दूसरा देखो स्टडी ऑफ डिजीज, अगर किसी बीमारी का स्टडी करना तो उसके बारे में बात करें। कैंसर हो गया, जैसे मान लो आपको एड्स पता करना है कि एड्स जो है वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन करता है। जो HIV पेशेंट है उसका लाके HIV इसमें डाल दो, चूहे में डाल दो, और देखो क्या क्या हो रहा है उसके साथ। यानी कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, देखो इस तरीके से बहुत सारी बीमारी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, जैसे एल्जाइमर, उसके लिए यहाँ पे डिजीज बनाया गया। These are specially made to serve as model for human disease, खासकर ये जो बीमारी बताई गई है ये ह्यूमन मॉडल बनाया गया है। ह्यूमन मॉडल मतलब जो ह्यूमन में होने वाली बीमारियों के बारे में बताने के लिए मॉडल तैयार किए गए हैं। तो ह्यूमन में जितने भी बीमारियां होती है उसका स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। देखो दैट आर स्पेशली मेड टू सर्व द मॉडल फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए एक मॉडल बनाया गया है। मॉडल समझते हो, यानी कि चूहे में आदमी का जीन डाला गया है ह्यूमन का, ठीक है, उसके बाद उस पर सारा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। देखो ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रांस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, उसके बाद मान लो चूहे पे आपने पहले HIV इन्फेक्शन कराया, उसके बाद हम बहुत सारी दवाइयों की स्टडी कर रहे हैं, दवा डाल रहे हैं, इंजेक्शन डाल रहे हैं, देखते हैं कि HIV वाला प्रॉब्लम कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ठीक हुआ तो वो बड़े फिर तो इलाज हो गया, इलाज हो गया फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे, उसी बात करें। देखो ज्यादा क्या होगा, चूहा मरी तो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। देखो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर, अब कह रहे ट्रांसजेनिक मॉडल किस किसके बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक मतलब समझते हैं, जैसे चूहे हमने क्या बताया, हमने आदमी का जीन डाल दिया तो क्या बन गया, वो आदमी का मॉडल बन गया। जैसे चूहे में आपने किसी गाय का जीन डाल दिया तो किसका मॉडल बन गया, गाय का, उसकी बॉडी गाय की तरह रिएक्ट करेगी। किसी को भैंस का डाल दे तो भैंस की तरह रिएक्ट करेगी। इस तरह से बहुत सारे मॉडल बनाएंगे। देखो कह रहे कि एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज, कह रहे जैसे मार्क कर लो कैंसर, कैंसर के लिए मॉडल बनाए गए हैं। कैंसर मतलब जो ह्यूमन में होने वाले कैंसर है उसके मॉडल बनाए गए हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस बनाए गए हैं, और देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनाया गया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसी बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है ना, और अल्जाइमर के लिए बनाया गया है। मैं क्या अल्जाइमर में ऑटोइम्यून है, पूछा गया है। देखो
तो हमारे पास जो है ट्रांसजेनिक मॉडल कौन कौन से है, जरा देखो। पूछ सकता है कि आदमी के लिए कौन कौन से ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं। तो पहली जो बीमारी बताई हमने कौन कौन सा, देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर है। एक कैंसर के लिए बनाया गया, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। ठीक, दूसरा देखो, एक है अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर हो गया। और कौन सा देखो, रोमेटाइड आर्थराइटिस को बोलते हैं, आर एफ फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, रोमेटाइड आर्थराइटिस। इससे पूछ सकता है कौन कौन से ह्यूमन को मर जाता। देखो देखो, सी ए आर, सी ए आर, ये बन गया हमारा कार। ऐसे याद कर लीजिएगा ह्यूमन मॉडल। ठीक है, देखो आ जाओ आगे देखो। तो ये तो हम लोग बात करें कि मतलब इन इन बीमारियों की, जो ह्यूमन में होने वाली बीमारियां हैं, उनकी स्टडी की गई है। उनको स्टडी करने के लिए हमने जो मॉडल बनाए हैं चूहे में, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पूछ सकता है कौन कौन सी बीमारियों के लिए मॉडल तैयार किए गए। आगे देखो, ये तो हो गया मतलब बीमारियों के बारे में। अगला हमारे पास देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, और ये प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ क्या डीएनए या जीन विच कोड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में, जैसे ह्यूमन प्रोटीन। कौन सा ह्यूमन प्रोटीन, क्या बोलते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कहाँ यूज करते हैं इसको, यूज टू ट्रीट इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा आगे बताएंगे यहाँ पे क्यों होता है इम्फाइसिमा, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो इम्फाइसिमा की बीमारी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मेडिसिन यूज करते हैं। यह है क्या, प्रोटीन है। ठीक है, तो इसके ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि इसकी मदद से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया, किसकी मदद से, यहाँ पे यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से बनाया गया है। उसका यूज क्या है बताओ, इम्फाइसमा की बीमारी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरी बात देखो, सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, PQU, PKU। तो दूसरा बनाया गया है फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे, और तीसरा बनाया गया कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बच्चे ह्यूमन नॉन ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए थे, और यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया इस बीमारी को ठीक करने के लिए। ये अलग है और ये अलग है, ये मॉडल है, कोई जानवर हैं, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, केमिकल कंपाउंड। ठीक, देखो करेक्ट एंड सिस्टिक, उसमें मिला मत देना। ठीक, तो पहला मॉडल कौन सा देखो, सॉरी पहला जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इससे क्या करते हैं, इम्फाइसमा बीमारी को ट्रीट करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ चेन स्मोकर होते हैं, पी पी के धुआं धक्कड़ कर देते हैं, पूरे एल्वलाई बुरा जो है इसमें कार्बन जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देते। अब दूसरी बात करें, यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ताकि बीमारी ठीक करने के लिए, और सिस्टिक फाइब्रोसिस को दूर करने के लिए भी यहाँ प्रोडक्ट बनाए गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है 1997, और क्या याद आया 1997 से, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो 1997 1997 क्या है, देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई। क्या नाम इसका, रोजी। पहली बात, ये रोजी गाय है, भैंस नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी पूछा गया है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी वा फॉर्म इन 1997। बुफेलो नहीं, अरे क्वेश्चन आ चुका, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे गाय है, भैंस नहीं है। देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क। मतलब क्या है कि एक गाय बनाएगी जिसका नाम है रोजी। खास बात क्या है, इसमें ह्यूमन फीमेल के मदर का जीन डाल दिया गया है, जिसके वजह से जो मान लो ह्यूमन फीमेल मदर होती तो वो उसके अंदर जो मिल्क में जो कंपोजिशन होता, वो सेम कंपोजिशन इस गाय के दूध में मिलेगा। माया, इसका यूज इसलिए किया जाता, बनाया गया था ताकि मान लो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय बहुत सारी मदर की जान चली जाती है। अब सवाल है कि बच्चे को दूध पिलाना ही है, पहला मिल्क तो बहुत जरूरी है, नहीं है, लेकिन जब माँ ही नहीं तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। तो वहां पे नॉर्मल लोग प्रेजेंट टाइम में
हालांकि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा इसका, ठीक है। तो गाय का दूध प्रेफर करते हैं क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है। लेकिन उस गाय से अच्छा क्या हो गया हमारा रोजी काऊ, क्योंकि इसमें क्या है, खासकर जो फीमेल है उसकी मदर में जो भी मिल्क होते हैं बच्चे के, वो सेम चीज़ रोजी काऊ में मिल रहा है। बस में कुछ, तो इससे क्या है, बच्चे को सर्वाइवल रेट बढ़ गया, उसके वजह से बनाया गया। खैर, प्रोटीन इन दिस मिल्क होता है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम जो है ये क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन, जो बच्चे के लिए काफी जरूरी है। याद देखो, करेंगे द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिन, जो मिल्क होता है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। वाच न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। लेकिन आज भी जो लोग जो है गांव में देखो, कई जगह जहाँ पे कई वजह होती है, जहाँ से मान लो मदर जिंदा भी है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मदर है उसके मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, वहाँ गाय के दूध को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक। खैर, लेकिन अगर उसकी जगह ये अगर मिल जाए ट्रांजेनिक काउ तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रोजी काउ 1997, और ये 1997 फिर से एक बार आएगा इसी जस्ट दूसरे पेज पे, ठीक। तो हो गया, क्लियर हुआ। तो रोजी काउ याद रखोगे, रोजी काउ है, बुफैलो नहीं है, भैंस नहीं है, ये गाय है। दूसरी बात, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 2.4 ग्राम होता है, तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4 लीटर में है 9 ग्राम, 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। तो दिमाग ऐसे भी खोल के रखिएगा, जैसे डीएनए पे लोग भारी पड़ रहे हैं, इस पे भी भारी पड़ सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा दिमाग रखिएगा। खैर, दूसरी बात, ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्बुमिन नहीं है ये क्या है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। यहां लिख देंगे ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्बुमिन, झटके में गड़बड़। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा जहां दिया, तो दिमाग थोड़ा सा खोल के रखिएगा। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और हमने बताया भी जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी के पूरा जो ध्यान 17वीं शताब्दी से इस बात को ध्यान लगा हुआ है कि ह्यूमन के लिए कौन से बेटर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएं। रेनी डिस्कार्टिस के समय से, जो मैथमेटिशियन थी कि बायोलॉजिस्ट थे, दोनों थी, ठीक। अब आते हैं, तीनों थी। देखो यहाँ देखो, अब सवाल ये है, चलो आपने दवा बना लिया, सब कुछ बना लिया, ठीक है। अब हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना कि जो दवा हमने बनाया, ठीक है, और हमने बताया था लास्ट प्रोसेस क्या था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्या होता है शीतल, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, बोलो 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 बोलो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, क्या किया जाता है, भूल गई, भुलक्कड़ गई की, बताओ स्वाति बताओ, नहीं याद है, तुम गायब कहाँ रहती हो, तुम और तुम्हारी सहेली बहुत गोलाबाजी कर रही हो, 1 लीटर भिजवा रहे घर में तुम्हारे, गोलाबाजी बहुत करने लगी। शगुन बताओ, है घर ही गए थे, क्या पता घूम रहे हो गए इधर इधर, टाइम वेस्ट करते हो। बताओ बताओ, क्या पूछा मैंने, याद है, क्या पूछा, हाँ पूछो बताओ, मैं सुनाई दिया, स्वाति क्या बोला, सुनते भी नहीं हो तुम लोग, क्या बोला इसने, शगुन ने, हमें सुनाई देगी, बगल में बैठी सुनाई नहीं दे रहा है, तो बोले स्वाति को, क्या बोला इसने, स्वाति बोलो, अरे यार सुनाई दिया, क्या सुन दिया, हमें भी सुना दो, क्या सुनाई दिया है, और सम टाइम रिजर्वेशन। बताओ शीतल, क्या सुना आपने, क्या सुनाई दिया, बताओ, शगुन ने क्या बताया अभी, क्या बोल रहे, सुन लिया, तो सुन लिया तो बताओ ना, क्या है बताओ, क्या सुनाई दिया आपको, प्योरिफिकेशन एंड सम टाइम प्रिजर्वेशन, मेडिसिन बनके तैयार हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मेडिसिन जिस पर्पज के लिए बनाया गया उसमें प्रॉपर काम करेगी। जैसे कोरोना में बहुत सारी वैक्सीन जो है उसका प्रॉपर ट्रायल भी नहीं हुआ था और अलाउ कर दिया लगाने के लिए। इस वजह से बहुत से लोग में देखा होगा आपने
उनको बहुत सारे म्यूकोमार्कोसिस की कंडीशन शुरू हो गई थी, फंगल इन्फेक्शन, दुनिया भर की सारी चीजें हो गई थी, है ना। साथ साथ बहुत सारे अलग से सिम्टम भी आ रहे थे, और कुछ लोगों में तो ऐसा हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद पता लगा कि मैंने बात फिर से उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि वो वैक्सीन लगा लिए और राजा बन के घूम रहे थे, क्या मुझको कहाँ हो सकता है, हमने तो वैक्सीन लगा के आया हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी देखा गया, उनको दोबारा फिर जाके बैठ गए वो। सुनो इधर से, इधर से, इधर देखो, मेरा मतलब यहाँ पे ये है। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है, उस पर टेस्ट करना है। जो मेडिसिन आपने बनाया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, उस पर क्या करना है, टेस्ट करना है। ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब टेस्ट किस पे करोगे, चूहे पे करोगे, चूहे पे करोगे। लेकिन चूहा, अगर वो चूहा ज्यादा अच्छा हो जाए, जिसमें हम क्या बना दें, ट्रांसजेनिक चूहा बना दें, क्या एक चूहा हो गया, एक ट्रांसजेनिक चूहा होगा, कौन सा बेटर होगा? क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन का जीन पड़ा हुआ है, उसके बॉडी के एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ह्यूमन के जैसा होगा। जो भी बॉडी में रिएक्शन होने वाला होगा, वही रिएक्शन सेम चूहे में नजर आएगा। यहाँ देखो, तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट पहले बंदर किया जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे बंदर निपट जाते थे, इस वजह से इस पर रोक लगा दिया गया है। क्या कर रहे हो? अब बंदर पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखो तो सही भी है, देखो कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। इस वैक्सीन को ट्रांसजेनिक माइस पे लगाओ, दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। उसके बाद अगर वहां सक्सेसफुल हो गया, तब जाके आप ह्यूमन पे इसको बेच सकते हो। ठीक, यहाँ देखो, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। और जो पोलियो वैक्सीन आया था, उसका भी यूज ट्रांसजेनिक माइस पे किया गया था। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि पोलियो वैक्सीन को ट्रायल किस पे किया गया है, ट्रांसजेनिक रैबिट पे कि सीप पे? चूहे पे, ट्रांसजेनिक माइस पे किया गया था। देखो मगर ध्यान से सुनो, भी ध्यान से, यहाँ देखो, इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, अगर ये सही से निकला, दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। अगर ये सब कुछ सही रहा ट्रांसजेनिक एनिमल वाला, तो हम लोग बंदर पे यूज करना बंद कर देंगे। ये पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, पुराना हो गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में ट्रांसजेनिक पे ही किया जाता है। तो कह रहे हैं अगर ये माइस, ट्रांसजेनिक माइस वाला अगर चीजें सक्सेसफुल रही, तो जो बंदर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अभी तक, वो हम बंद कर देंगे। बंदर काफी बड़े जानवर होते हैं, उनको मर जाएंगे तो उनको दिक्कत है, उनको गाड़ने की, फेंकने की बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये वैक्सीन सेफ्टी हो। तो आपसे पूछे अगर कि पोलियो वैक्सीन के लिए जो ट्रायल जो बनाया गया था वैक्सीन सेफ्टी के लिए, कौन सा था, क्या बताओगे? ट्रांसजेनिक माइस। याद रहेगा, कौन से बैक्टीरिया से होता है पोलियो? है वायरस से होता है। कौन सा वायरस से? पोलियो वायरस। पोलियो मिलाइटिस। क्या है? पोलियो मिलाइटिस, यही है। क्या है? पोलियो मिलाइटिस, ठीक है। और मम्स किससे होता है बताओ? मम्स, गलसुआ है, पैरामिक्सोवायरस। क्या है? पैरामिक्सोवायरस, ठीक है, ये होता है मम्स, ठीक है। पोलियो के लिए पोलियो मिलाइटिस। बच्चे याद रखो, क्या क्या कुछ नहीं, दिस इज। अब देखो आगे देखो, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी, यानी कि जो वैक्सीन बनाया उसके सेफ्टी टेस्ट के लिए तरीका है, ठीक है, कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल पे इसको एक्सपेरिमेंट करो। जैसे कि पोलियो के लिए हमने ट्रांसजेनिक माइस पर किया था, ठीक। यहाँ देखो, कह रहे कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी। अब मान लो कोई केमिकल कंपाउंड आपने बनाया है, खाने के लिए, पीने के लिए, लगाने के लिए क्रीम बनाया आपने, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे केमिकल सेफ्टी टेस्ट के लिए भी दिया गया है, ठीक। देखो क्या है, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज फॉर द टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। कह रहे हैं कि प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेडिसिन का आप लोग करते आए, सेम चीज है। दूसरी बात करें यहाँ पे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक। जाहिर सी बात है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनको और सेंसिटिव बनाया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनको सेंसिटिव बनाया जाता है कि अगर हल्का से भी उसमें कुछ पॉइजन हो तो उसको डिटेक्ट कर ले, उसको बीमारी हो जाए, इसको ट्रांसजेनिक एनिमल को, ताकि वो अगर मरना हो तो मर जाए, पहले आदमी ना मरे, अदरवाइज कंपनी ही बंद हो जाएगी, है ना। तो वही कहने बहुत सेंसिटिव बनाया जाता है, ताकि अगर हल्का सा कोई केमिकल कंपाउंड जो नुकसानदेह करने वाली चीजें होगी तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। इस वजह से हम लोग उसको बहुत सेंसिटिव बनाते हैं, जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल होगा उसको। बताओ ट्रांसजेनिक मॉडल कौन कौन बनाया गया है? बोलो, अरे बोलो यार,
कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ट्रांजिटिंग मॉडल बनाया गया है। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, और किसके लिए बताओ, पूछा गया है इम्फाइसमा के ट्रीटमेंट के लिए। इम्फाइसमा क्या होता है बताएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरी बात, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, साथ साथ फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये कह सकते हो मेडिसिन बनाया गया है। 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई है। ठीक है, इसमें खास बात है कि 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन रिच मिल्क पाया जाता है। ठीक है, इसको खास ध्यान रखिएगा। और ह्यूमन अल्फा लैक डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दैट इफेक्ट स्टडीज। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। इससे क्या होता है कि बहुत ही कम समय में रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत काफी ज्यादा सेंसिटिव इसको बनाया जाता है। ठीक, अगला लास्ट हमारे पास है इथिकल इशू। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है डीएनए का, डीएनए का मैनिपुलेशन करते 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 कुछ ना कुछ बनाते बनाते आदमी के दिमाग में आ गया खुराफात। ठीक, खुराफात ये आ गया। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पे चूहे में डायनासोर का जीन डाल दें तो क्या होगा। नहीं, चूहे में डायनासोर का जीन डाल दें या तो क्या होगा, है कि नहीं। तो खुराफात दिमाग में आने लगेगा। ये सांप के अंदर अगर अजगर का डाल दें, सॉरी क्रोकोडाइल का, तो क्या होगा, है कि नहीं। तो दिमाग में खुराफात शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे तो कह रही है खुराफात ना करने पाए कोई, और कोई ऐसा कोई जानवर गलती से ना बनने पाए। बात नहीं, अगर आदमी ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, कोई जीन डाल दिया बाहर से गलती से, और उससे बहुत ही खतरनाक जानवर बन जाए, जो रोड पे निकल रहा है, महानगर पे घूम रहा है, जो मिल जा रहा है उसको खा जा रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये लिमिटेड अमाउंट में हो, कंट्रोल मैनर में हो, और सही तरीके से हो, इसके लिए यहाँ पे कुछ संस्था बनाई गई है। वो संस्था इन सब पे निगरानी करती है कि कोई गलत काम ना करने पाए। कुछ मैं देखो आगे, इसको बोलते हैं इथिकल इशू। यहाँ देखो, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बिना नियम कानून के बहुत आगे एक्सपेरिमेंट करना अलाउ नहीं है। सम इथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट मोरलिटी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी है उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखने के लिए, ठीक है, कि वो कोई गलत काम ना करने पाए। दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब उसमें क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। जैसे आदमी के क्लोन बनाने के लिए बहुत सारा कोशिश किया गया, लेकिन वो बनाने के लिए उस पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि अगर आदमी क्लोन बनना शुरू कर देगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। मर्डर कोई और करेगा, पकड़ा कोई और जाएगा, घूम कोई और रहा है, बैंक कोई और लूटेगा, है कि नहीं। ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस पर बैन लगा दिया। खैर, उसमें ये था कि मान लो दो, एक अपना आदमी क्लोन बना देता है, घर में बैठे रहता है, दूसरे क्लोन को भेज दिया, ऑफिस जाओ ड्यूटी करो जाके, होता ना, ये चीजें होती। खैर, going beyond the morality of the such issue, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of organism, यहाँ देखो, genetic modification of organism can have unpredictable result। बात नहीं, कहीं जो ऑर्गेनिज्म में आप जीन डाल रहे हो, इसके रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो बिल पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिराना, पिराना ऐसे बनाएगा, ऐसी मछली जो आदमी को खा जाती है, माया। तो कह रहे हैं, इसी वजह कह रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इतना खतरनाक जानवर बन जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कह रहे हैं उसके अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएंगे, मतलब इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। देखो, व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, और अगर इकोसिस्टम में डाल दोगे तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखो खतरा भी हो सकता है। अब कह रहे हैं कि देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ए ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक तो इस पे पूछा गया कई बार, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। मतलब ये जो है रिसर्च करने के लिए वैलिडिटी देती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करना है, कैसे करना है, किस लिमिट में करना है, ये पूरा उनको बताती है। एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस,
और जो भी पब्लिक सर्विस के लिए कोई भी आगजम कोई बनाता है उसके पोर्ट करने के लिए उसको सेफ्टी टेस्ट की भी गारंटी देता है, उसको सेफ्टी टेस्ट की गारंटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ही नहीं होगा, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। ठीक, खैर, फिर द मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस एज ए फूड। अब मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, जैसे फूड के तौर पर हो सकता है, मेडिसिन के तौर पर हो सकती है, जैसे जो भी मेडिसिन आती है उसकी ट्रायल की जाती है काफी, तब जाके आप वो मेडिकल स्टोर पे आती है, तब आप उसको खाते हो, अदरवाइज पता लगा उसका नुकसान शुरू हो जाए तो दिक्कत कितनी रहेगी, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तो मेडिसिन की बात करें, ही हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रैंडफादर से। एक चीज और देखो यहाँ पे क्या है, एक पेटेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आई है, सेम चीज है, ये पेटेंट की प्रॉब्लम को भी देखता है। पेटेंट क्या मतलब किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई आगजम बनाया, मेहनत करके दिन रात मेहनत किया, कोई ऐसा आगजम बनाया मान लो जो आदमी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और फैसला उसी आगजम को किसी दूसरे कंट्री के लोगों ने उस पर अपना नाम लिख दिया, ये जो आगजम इस साइंटिस्ट ने बनाया था एक्चुअल में बनाया हमने था, ये गलत तरीके से यूज कर रहा है, कॉपी कर लिया है, कॉपीराइट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं मतलब इसलिए बताया गया है कि जो भी आगजम, जो साइंटिस्ट किसी आगजम को बनाता है, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, तो पहला काम क्या करे, उसका पेटेंट कराए, अपने नाम की रजिस्ट्री करवाए, बस ना कुछ, ये जरूरी है। तो पेटेंट की कंडीशन को भी कौन देखता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये देखती है, बाकी चीजें तो ये देखता ही है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, और लास्ट पेज और लास्ट टॉपिक देखो, देयर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmer and indigenous peoples or specific region country। मतलब कहने मतलब पब्लिक एंगर मतलब ये हो गया, आप देखते हो कि नॉर्मली गुस्से में होता है कि किसी के प्रोडक्ट को किसी ने अपना कब्जा कर लिया है, बस में स्टोरी किसी और ने लिखी, उसमें मूवी किसी और ने बना दिया, पता ना उसने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, ये स्टोरी मेरी थी, इन्होंने कॉपी के उसको चुरा लिया स्टोरी को, पता नहीं होता, कई सारे आपने उसमें देखे होंगे केस। खैर, वही कह रहे हैं कि इन सब से बचने के लिए तरीका ये होता है कि पहले उसको कॉपीराइट या पेटेंट की कंडीशन आती है, पहले उसका प्रोडक्ट उसको पेटेंट करा जाता है ताकि उसके नाम पे रजिस्टर हो जाए। खैर, अब कह रहे कि राइस की बात कर, देखो राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर एशिया एग्रीकल्चर। हमारे जो एशिया की जो कृषि है उसके इतिहास में चावल का बहुत बड़ा महत्व है, बस में, और आपके बारे में बताया यहाँ पे चावल के बारे में कि चावल जो है लगभग हर जगह, यानी हर कोई चावल को खाता है। खैर देखो, फिर देयर आर एस्टिमेटेड 20,000 वैरायटी ऑफ राइस, कितनी 20,000, 20,000 की 2 लाख है 2 लाख है। आम की वैरायटी कितनी है, आम की बच्चे 1,000 है, कितनी है 2 लाख वैरायटी है किसकी, राइस की, कहां पे, इंडिया में। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है किसके मामले में, चावल के मामले में। लेकिन देखो तो 2 लाख वैरायटी किसकी, राइस की, इंडिया में। बासमती राइस की बात करें, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बासमती राइस डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा, एरोमा मतलब होता है सुगंध, महक। बासमती राइस कोई बनाता है तो उसको काफी लगभग 500 मीटर में उसकी महक आती है, नहीं काफी तेज महक आती है बासमती राइस की, रियल होगा तो यहाँ देखो, एंड फ्लेवर, और उसकी सुगंध है, साथ में महक है, और देखने पे भी काफी खूबसूरत दिखता है। ठीक, कह रहे हैं कि 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। डॉक्यूमेंटेड मतलब वैसे वैरायटी कितनी है, 2 लाख है, लेकिन इन 2 लाख वैरायटी में से जो 27 बासमती की राइस है उस पे इंडिया का पेटेंट है। क्या है पेटेंट, मतलब इंडिया का मुहर लगा हुआ है। कोई कल को बांग्लादेश का या किसी दूसरे कंट्री का, बांग्लादेश तो नहीं करेगा, अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो बहुत मामले में चोरी करता है, ठीक है, अब एक केस बताएंगे भी, और उसने कह दिया भाई ये जो बासमती राइस ये हमारे कंट्री का है, ठीक है, अब जो भी बासमती कोई बिरयानी बनाएगा इंडिया में तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, बिरयानी बनाने से पहले फोन करना पड़ेगा, बिरयानी बनाए कि ना बनाए, जब आदेश देंगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ माया, ये होता है पेटेंट का मतलब। देखो आगे, तो कहने मतलब 2 लाख वैरायटी है इसकी चावल की, लेकिन जिनमें से चावल की बहुत सारी वैरायटी होती है। कह रहे कि यहाँ पे इसमें
27 ऐसी वैरायटी है बासमती राइस पे जिसपे इंडिया का पेटेंट है, जिसमें इंडिया का कब्जा है, अधिकार है। इंडिया चाहे किसी कंट्री को ट्रांसपोर्ट करे, चाहे किसी को बेचे, चाहे किसी को ना बेचे, बस में कुछ वो इंडिया के पास उसका राइट है, रिजर्व। तो 27 हो गए। दूसरी बात कह रहे देखो, देयर इज ए रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट। कह रहे बासमती की जो रेफरेंस दिया गया है बहुत सारी किताबें पुरानी, ऐसा नहीं कि बहुत नया है, जो टेक्स्ट मतलब किताबें हैं, फोल्कलोर जो कविताएं हैं पुराने, जो उसको बोलते हैं लोकगीत, गांव में गाते हैं, होली समय आता है तो लोग बजाने लगते हैं, गाते रहते हैं, तो उसमें काफी जिक्र है इसका, ठीक, उसको लोकगीत बोलते हैं। फोल्कलोर एंड पोएट्री, तो कविताएं हैं, उसमें इसका काफी ज्यादा जिक्र किया गया, किसका, बासमती राइस का। यहाँ देखो, एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, और लगभग सैकड़ों सालों से इसको हमारे इंडिया में बोया जा रहा है, किसको, बासमती राइस को। एक केस आया देखो किसका, 1997, अभी पढ़ा था क्या, रोजी काओ। जब जो रोजी काओ याद करे तो इसको भी याद कर लीजिए। ध्यान देखो, एन अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी, गॉट पेटेंट राइट। सच बताऊं तो अमेरिका में अमेरिका का कुछ भी नहीं है, कॉपी नहीं है अमेरिका में, अमेरिका कुछ भी नहीं है कहाँ का, अलग अलग कंट्री से लोगों को, जो अच्छे लोग होते हैं उनको वो पकड़ लेता है, कब्जा कर लेता है। तो सबसे स्टैंडर्ड लोग, जो पढ़े लिखे लोग, पहुंच जाते कहाँ, अमेरिका में, है ना। तो वहां जब पहुंचेंगे जाहिर सी बात डेवलपमेंट तो होगा ही होना, है ना। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे जो अमेरिका कंपनी थी, इसको बोलते हैं, उसको पेटेंट का राइट मिला, इसका, ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसका नाम क्या रखा, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, किसका, बासमती चावल का। पहले पेटेंट किया, उसके बाद उस पर नाम लिख दिया, यूएस ट्रेडमार्क। देखो यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं, दिस अलाउ द कंपनी, ये कराने से कंपनी को क्या मिलता है। अमेरिका की कंपनी ने बासमती राइस पे अपना मुहर लगा लिया, और किस नाम से रखा उन्होंने, देखो कह रहे हैं कि यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इस नाम से इसको उसमें ब्रांड बना लिया। आप कह रहे हैं यहाँ पे देखो, इससे क्या हुआ, और दूसरी बात पेटेंट भी करा लिया अपने नाम पे, ठीक है। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड। इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अमेरिका में इस चावल को बेच सकते थे, साथ साथ पूरी दुनिया में इस चावल को बेच सकते थे। लेकिन ये जिसको चाहे उसको बेच सकते थे, कोई अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बेचता तो ये कार्रवाई भी कर सकते, कौन, अमेरिका। तो तुम्हारा तो कहने मतलब ये देखो यहाँ पे ये बासमती राइस है, और इन्होंने किया क्या था, देखो दिस न्यू वैरायटी, इन्होंने बताया कि ये बासमती की हमने नई वैरायटी बनाई है, ये बासमती की हमने नई वैरायटी बनाई है, और अभी अभी लॉन्च किया, अभी परसों ही, ठीक है। और अब जो कोई भी कंट्री का लोग अगर इस चावल को यूज करेंगे तो उससे सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज को जेल डाल देंगे। देखो अब देखो यहाँ पे पता लगा बगल में बन रही थी बिरयानी, उस समय न्यूज में आ गया यार अमेरिका ने पेटेंट करा लिया है, और यहाँ बिरयानी बनने से पहले वहां फोन करना पड़ेगा, यूज करेंगे ना करें, है ना। अब देखो क्या खास बात क्या, देखो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती, यानी एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, देखो इधर बात नहीं करो, अपने यहाँ की एक जंगली वैरायटी थी प्लांट की, उसको हमारे यहाँ की जो बासमती राइस है उससे क्रॉस करा लिया, हाइब्रिडाइज, ठीक, और कराने के बाद उससे सीड निकाला बासमती राइस। वही उन्होंने बताया यहाँ पे, एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी, जो इंडिया की फार्मर की वैरायटी है बासमती, उसी से निकाला था। कह इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद सेमी डॉर्फ वैरायटीज एंड क्लेम एज इन्वेंशन और नोवेल्टी। मतलब ये हो गया कि सेमी डॉर्फ वैरायटी से इंडिया की बासमती राइस को क्रॉस करा के एक नया वैरायटी बना लिया, और कह रहे हैं कि ये नई वैरायटी हमने इन्वेंशन किया है, नया वैरायटी हमने खोजा है। वो थी वैरायटी कहाँ की, इंडिया की वैरायटी, कहाँ की थी, इंडिया की। वैसे मेंडल के हिसाब से ये करेक्टर छिपेगा थोड़ी ना, पहले जनरेशन में नहीं दिखेगा, दूसरे जनरेशन में दिख ही जाएगा मेंडल के ला के हिसाब से, ठीक है। और हुआ भी वही, देखो एन इन्वेंशन कर दिया और नोवेल्टी चमत्कार कर दिया, नई वैरायटी बना के। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट implying that other people, आप कह रहे हैं कि इससे क्या मिल जाता है, देखो फंक्शनल इक्विवेलेंट, इसका मतलब उनको राइट मिल जाता है क्या करने के लिए, देखो implying that other people selling बासमती राइस would be restricted by the patent। अब कोई भी आदमी अगर इसको बेचेगा तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, वो कंपनी को यानी कि यूएस अमेरिका से पूछना पड़ेगा तब उसको बेच सकता है। फिर इसके अलावा खैर इसकी बात जो हम लोग कर रहे थे,
ये जो इस पे केस चला, ये वर्ड केस कोड जो बनता है वहां पे केस चला इसके बारे में। तो जब केस चलता है तो क्या होता है, प्रूफ दिया जाता है। अमेरिका के पास कोई प्रूफ था ही नहीं, तो देगा कहाँ से। और इंडिया के पास तो कविताएं, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कविताएं, पोइट्री और कहाँ कहाँ किताबों में है, ठीक है, पुरानी किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लाके खोल के सामने रख दिया कि देखो यहाँ पे किताबें में है। और लास्ट में क्या हुआ, हम लोग जीत गए, हम लोग था ही तो जीतना था ही, ठीक है। तो बासमती राइस इंडिया के था तो इंडिया का पूरा हो गया, और अमेरिका चुपचाप चला गया बेचारा, ठीक। कह रहे यार क्या, उनको लगता है इससे सारे, कुछ लोग यहाँ भी है, यानी कि जो इंडिया के लोग अमेरिका में जाते हैं तो बढ़िया तो काम करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं सब लोग अमेरिका ही भाग गए, कुछ टैलेंटेड लोग यहाँ भी तो हैं, है कि नहीं। तभी तो केस कर दिया गया था। देखो अब क्या कह रहे हैं, देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि ये एक अटेम्प्ट था बासमती राइस पे गलत तरीके से पेटेंट कराने का, एक और अटेम्प्ट किए गए, इसके अलावा और भी अटेम्प्ट किए गए। देखो यहाँ पे सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। यहाँ देखो टर्मरिक और नीम। अब इन्होंने सोचा यार कि यार बासमती राइस तो चला गया, एक बार और कोशिश करते हैं। इन्होंने हल्दी पे फिर गलत तरीके से पेटेंट कर लिया। किस पे, हल्दी पे। यानी कि कोई अगर हल्दी लगाना चाहे शादी वादी में तो पहले फोन करना पड़े, कहाँ, अमेरिका में, ठीक। ये देखो टर्मरिक यानी कि हल्दी, और नीम, नीम के जानते हो कितने फायदे हैं, टेलर मेड प्लांट है कौन, नीम, बहुत सारे फायदे इसके। इसके अलावा उन्होंने टर्मरिक यानी कि हल्दी और नीम पे भी इन्होंने अपना पेटेंट कराया गलत तरीके से, और कहा कि ये हमारे यहाँ की वैरायटी है। फिर वैसे केस चले और फिर हम लोग जीत गए। खैर देखो कह रहे इफ यू आर नॉट विजिलेंट, जागरूक नहीं होते, मतलब जागरूक, अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, समय पे एक्शन नहीं लेते, तो आज के डेट में ये बासमती राइस, हल्दी, चंदन सब कहाँ हो जाता है, अमेरिका के पेटेंट हो जाता है। तो अमेरिका से हमें परमिशन लेना पड़ता है फिर, है ना। कह रहे इफ यू आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट, अगर तुरंत हम लोग जागरूक नहीं होते और इस बात का काउंटर नहीं करते कि हमारे यहाँ की वैरायटी और बता के आ रहे हो कि हमारे यहाँ की है, तो ये उनके कब्जे में चला जाता है। देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज इंडिविजुअल में इन कैश ऑन आवर रिच लेगेसी, लेगेसी मतलब संपदा, हमारी की जो सबसे मशहूर है बासमती राइस, कितना नाम इसका, और कॉस्टली मिलता है, हर चीज अच्छी है तो इंडिया की है कौन, बासमती राइस, और उसका फायदा कौन ले जाता है, दूसरी कंट्री, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि अगर उससे फायदा उठाते उसको बेचती, एंड वी मे नॉट बी एबल टू एनीथिंग अबाउट इट, और हम लोग कुछ ना कर पाते। अगर इंडिया पेटेंट जीत जाती तो हम लोग कुछ नहीं करते। आज के डेट में बासमती राइस अगर बनाना होता तो हमें वहां से जो जिस रेट पे बेचना चाहते उस रेट पे खरीदते। हमारे यहाँ के चावल को वो लोग अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, है ना, ये चीजें हो जाती है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग अगर टाइम से अगर उसको जागरूक नहीं होते तो आज के डेट में पेटेंट यूएसए के नाम पे होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो फिर ये सब सारी चीजें दिक्कतें हैं, गलत तरीके से लोग। अब ऐसा नहीं, एक कंट्री ब्राजील, बांग्लादेश और कहीं भी कंट्री में इन्होंने पेटेंट कराया था, गन्ना, ब्राजील का आई हो, ठीक है, वहां भी इन्होंने किया था, और ब्राजील की बात उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। वहां गन्ने में शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, उसने गलत तरीके से पेटेंट करा लिया। और आज के डेट में उसी के पास है, किसके पास, अमेरिका के पास में, वो लोगों ने कुछ बोला नहीं। वैसे कई सारे कंट्री में उन्होंने ऐसे किया है, तो ऐसे लोग करते हैं। खैर क्या बोलोगे इनको, बायो पायरेसी। तो कह रही ये सब दिक्कतें हो रही, तो अब ये लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि कोई भी हमारे यहाँ की चीज है तो उसको सबसे पहले क्या करो, पेटेंट कराओ। सारा काम छोड़ के पहला क्या कराएंगे, पेटेंट कराएंगे। तो चोर लोग बैठे हुए बगल में, देखो यहाँ पे कह रहे कि बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रिफर टू द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर authorization from the countries and people concerned without compensatory people। और लोग जो है जिसने इसको बनाया, जिस पे इससे मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसकी बनाई चीजें को लोग दूसरे लोग पेटेंट करा के उससे पैसे कमा रहे हैं। पाया, ये कह रहे हैं इस वजह से अब जितने भी यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सबसे पहला काम उस पर कराया गया कि आप पेटेंट कराइए। पहले क्या कराइए, पेटेंट। तुम्हारा क्या कराएंगे, पेटेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज और, ये बायोपायरेसी भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी किसी की बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जिसपे किसी दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया हो, उसको अपने कब्जे में ले लेना, अपना बताना, ठीक है, ये मैंने बनाया है, दैट इज ए बायोपायरेसी। मैं जैसे मूवी की नहीं पायरेसी होती, पायरेटेड मूवी आती है, डायरेक्टर ने बनाया, कुछ अरबों रुपए खर्च किया उस पर, ठीक है, और पता लगा रातों रात ले आके पायरेटेड मूवी आके देख लिया, और थिएटर में कोई जा नहीं रहा है, पैसे कहाँ से मिलेगा उसको, मिलेगा, वो तो भिखारी बन जाएगा, इतना पैसे लगाया है कि नहीं, दूसरी मूवी नहीं बन पाएगी। खैर देखो
आप क्या करें, देखो यहाँ पे ये हो गया, समझाया जरा, देखो बात नहीं। तो पहले याद रखिएगा, बासमती राइस 1997 में अमेरिका ने कराया था पेटेंट। उसके बाद टर्मरिक यानी कि हल्दी पे, बाद में नीम पे भी गलत तरीके से अटेम्प्ट इनने किया था पेटेंट कराने का। दूसरी बात, बायोपायरेसी मतलब ये होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, जो किसी कोई कंट्री ने उसको काम किया हो, उसने उसको वहां की है और उसको गलत तरीके से कोई दूसरे कंट्री के लोग उस पर, कंट्री के लोग या कंपनी के लोग अपना उस पर अधिकार जमाएं, दैट इज ए बायोपायरेसी। ठीक, करीब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे अमेरिका की बात करो, अमेरिका में फाइनेंशियली बहुत रिच है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में जीरो है। पेड़ पौधे ऐसे, इसके मामले में क्या है, जीरो। गाय भैंस है वहाँ, जीरो है। आपको गाय नजर नहीं है कि वहां पे पता लगा जो वहां पे अमेरिका के शहरों पे गाय चली जा रही है, गोबर कर दिए, भैंस नजर आ गई, बकरी नजर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा वहाँ। खैर, नीम के पेड़ दिख जाएगा, वहां पे ऐसा कुछ भी दिखेगा नहीं। देखो यहाँ है, वहां रास्ते चौराहे पे नहीं, गांव में होते हैं, रूरल एरिया में तो होते ही है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच इन फाइनेंशियली, लेकिन इधर देखो, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इतने नहीं होते। तुमने क्या बताया, इंडिया और चाइना में गाय भैंस का जो कॉन्ट्रिब्यूशन कितना है, 70% है, सिर्फ इंडिया और चाइना को मिला के। अलग बात है कि प्रोडक्टिविटी के मामले में हम लोग क्या है, कम है, 25, क्योंकि हम लोग को खिलाने से ज्यादा उसके दूध पे नजर रहती है कि दूध ज्यादा दे, खिलाना हमें कम पड़े। तो कहाँ दूध निकलेगा, यहाँ देखो कह रहे कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच इन फाइनेंशियली। जैसे हम लोग कंट्री के बारे में बात करें, हम लोग कंट्री में क्या में आते हैं, डेवलप कंट्री में आते हैं, लेकिन हम लोग के पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, जिसको समझते हो, प्लांट। इसी वजह से हम लोग जो कंट्री आता है, पूरे जितने भी 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में इंडिया का भी नाम है कि नहीं। हमारे यहाँ पेड़ पौधे काफी ज्यादा है ना, वही कह रहे हैं यहाँ पे। तो पेड़ पौधे ज्यादा है, इसका मतलब हमारी प्रॉस्पेरिटी भी ज्यादा है। देखो यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, बात नहीं करो, कह रही कि फाइनेंशियली काफी रिच है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में काफी पुअर है। देखो बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो वही कह रहे हैं, बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे फाइनेंशियली तो वीक है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। And traditional knowledge related to the bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop the modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. मतलब यह है, जैसे अमेरिका में जहाँ पे लोग हैं उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा है। नॉलेज मतलब पेड़ के प्रोडक्ट, तभी तो लोग हल्दी पे अटैक करने आए थे। अगर उनको ये पता नहीं होता कि भाई हल्दी कोई फायदा है कि नहीं है, उनको ये पता था सही है कि नीम से बहुत सारे फायदे हैं, हल्दी से बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो ये अटैक करने आए थे पेटेंट। अगर उनको ये पता चलता, उन्होंने जो हमारे तालाब में जो होता नहीं है पेड़ बहुत सारे होते हैं, उस पर क्यों नहीं किए, उनको पता उसको कोई फायदा नहीं है। उनको पता है हल्दी पे, नीम के, बासमती राइस के बहुत सारे फायदे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस पर पेटेंट कराने की कोशिश किया था। इसका मतलब उनको इसके बारे में नॉलेज है, जानकारी है। तो वही कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जानकारी रख के करोगे क्या, जबकि रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। उसमें बासमती राइस ही नहीं है आपके पास, आपको बासमती राइस लेना है तो इंडिया पे कंटेक्ट करो, इंडिया से लेके जाओ फिर, है कि नहीं। देखो यहाँ पे, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉस। इस तरीके से क्या हो गया, जब ये सब चीजें होने लगी तो हर कंट्री ने अपने अपने लॉ बना दिए, कानून बना दिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट होगा उस पर पहला काम करेंगे, पेटेंट करेंगे, ताकि ये सब चीजें डिस्प्यूटिंग जो झगड़े होते हैं ये ना हो कि हमारा है कि तुम्हारा है, ना कुछ। अब करेंगे इसके बाद, इसी वजह से इंडिया ने भी अपने अमेंडमेंट किया। कैसा देखो, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले ऐसे कोई करता नहीं थी, किसी के यहाँ के हल्दी को चुरा के अपना बता दें ये हल्दी हमारे कंट्री का है। लेकिन जब ये चीज देखने लगी, सब चीजें आने लगी, तो इंडिया ने भी अपना अमेंडमेंट किया। देखो क्या, इंडिया ने भी पेटेंट बिल में अमेंडमेंट किया। देखो मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। अरे इंडियन पार्लियामेंट है रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट। ये पूछा जाता है कौन सा अमेंडमेंट है, सेकेंड, द्वितीय संशोधन किया अपने पेटेंट बिल में। किसने, इंडिया ने, ऑफ इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशू इनटू द कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट। पेटेंट की रिकॉर्डिंग, जो भी चीजें होती, जो भी केस होते हैं उसको निपटारा करते हैं, साथ साथ टर्म इमरजेंसी प्रोविजन, और कुछ ऐसी चीजें होती जहां पे इमरजेंसी प्रोविजन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे बासमती राइस की बात करें, अगर इमरजेंसी तुरंत काउंटर ना करते तो तुरंत जो है वो अपना अधिकार उस पर कर लेता, कौन, अमेरिका। तो फिर हम लोग फिर बासमती राइस के बारे में भूल जाते थे। देखो
एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई रिसर्च होता है या कोई डेवलपमेंट इनिशिएटिव होता है, उसके बारे में सबसे पहला काम होता है कि उसका आप पेटेंट कराइए ताकि उसके आपका कब्जा हो जाए। अदरवाइज दूसरा वाला कहेगा ये तो मेरा है कंट्री का, आपका बेकार हो जाए, मेहनत आपने किया, फायदा उसको मिलेगा, है कि नहीं। ये कुछ बातें हैं दिस वाज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें आया कि नहीं आया है? मजा आया इसमें? नहीं आया? मजा आया नहीं, चाहे 6 क्वेश्चन इसमें है, जहां जहां हमने मार्क कराया वहीं से क्वेश्चन है। चैप्टर आपने देखा होगा काफी आसान है, टेक्निकल है बट आसान है, ठीक है। और देखो जहां जहां हमने बताया आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया हिमसेल्फ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बताओ? है क्या बच्चे? ये वाला टॉक्सिन कैसा होता है? इलेक्ट्रिक क्यों है? क्योंकि पीएच कैसा है? एसिडिक चाहिए कैसा? आप समझाए कुछ? पीएच जो है बैसिलस थ्रोएंसिस के अंदर कैसा है? एसिडिक है। उसको एक्टिव होने के लिए कैसा पीएच चाहिए? है अल्कलाइन अधिक बेसिक, है ना, जो कि होता है किसमें? पेस्ट में होता है। इसी वजह से उसके हाइंड गट को फाड़ के रख देता है कि नहीं? उसको फाड़ कर क्या करता है? हाइंड गट को फाड़ के रख देता है। मिड गट को, हाइंड गट को नहीं, मिड गट के। भूल कैसे गए? देखो इधर, गड़बड़ मत कर देना। कौन सा गट? हाइंड गट की फोर गट? गड़बड़ किया ना तो सोच लो, मर्डर कर देंगे। यहाँ देखो, और कोई क्वेश्चन है इसमें? क्राई प्रोटीन क्या है बच्चे? इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन इसका आप जवाब ना दे पाओ, है कि नहीं? सब जानते हो। क्या? डज अवर ब्लड हैव प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लियसेस? बताओ क्या होता है क्या ब्लड में? न्यूक्लियसेस अगर होगा तो डब्ल्यूबीसी बचेगा? फिर और ग्लोबुलिन प्रोटीन हो तो एंटीबॉडी कहां बचेगा? वो भी न्यूट्रलाइज कर खत्म कर देगा उसको। भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर तो बचे क्या वहां पे? डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा भाई। बात मार्कोलॉजी किया है? मत लाओ, मैंने कब कहा लाओ? अरे रुको तो तुम लोग। एग्जाम्पल कहां डाले प्रभात? एग्जाम्पल वाले हाँ ठीक है, क्वेश्चन ही कर लोगे, है ना। चलो क्वेश्चन कर लो। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन, अब जब भी चैप्टर होते जाएंगे सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल आप साथ में कराते। 10-15 क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देखो क्या है। राइजिंग ऑफ डफ इज ड्यू टू, बताओ है? डफ क्या है पता है? आटा की गुथा हुआ आटा है, गुथा हुआ आटा बच्चे। अच्छा मैंने इसके क्वेश्चन तो सारे करा ही दिए थे।
है? हाँ, बात नहीं करो बच्चे मेरे, कितना बात करते हो। चलो क्वेश्चन बताओ, बात बहुत कर रहे हो, इधर बात नहीं करो। यार, हाँ मिल गया। सुनो इधर बात नहीं करो। एक क्वेश्चन बताओ इधर। उसे समझो इधर। एक तो मैं करा चुका हूँ जो इंसुलिन वाला था ना। हाँ सुनो इधर, बात नहीं करो। लिखा हुआ है जो बताया था अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, एडीए से, उससे क्वेश्चन एक है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो इधर। क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन आए थे इस एप्लीकेशन से। इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएमनेस एडीए डिफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक, ये तो करवा चुके यार, करवा चुके ना, है ना। हाँ इमोर्टल होते हैं ना, इसलिए जो है। चलो आ जाओ, इसको कर लेते, खत्म कर लेते हैं। देखो देखो, बताओ पहला कौन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ CO2। Which of the following enzyme catalyze the removal of nucleotide from the ends of DNA? है एक्सो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, एंड से, किनारे से, सबसे लास्ट में। क्या बताओगे, और बीच से होता तो कर लोगे। अगला देखो तीसरा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो, ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, हीट किल बैक्टीरिया से डीएनए कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अरे यार किसमें, आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन जेनेटिक ट्रांसफर ये भी है, लेकिन हीट किल वाले से आर स्ट्रेन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, सही तो यही है ट्रांसलेशन। मैं ये बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन क्या है, और ट्रांसलेशन क्या है बच्चे, ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन बनाना। एमआरएनए से कॉन्जुगेशन क्या है, जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होके वो जिनका ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में हो सकता है, एल्गी में हो सकता है, कैसे में हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी इसमें सब पता ही है आपको, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट जानते ही हो, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो गेहूं का आटा होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बढ़िया रहे, तो रोटी कैसे दिखने में, मीठी मीठी लगे फिर तो, कि नहीं, गलत तरीके ना। खैर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन बढ़िया दिए हैं, अभी देखते जाओ, क्वेश्चन कुछ धुआंधार है। देखो, which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecule separated by agarose gel electrophoresis? बताओ, ये जानते हो, आसान क्वेश्चन है। कौन सा है, इथिडियम ब्रोमाइड किसमें, अल्ट्रावायलेट, चौथा ना, ठीक है, कौन हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 5, restriction in restriction enzyme referred to, बताओ। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, है ना।
ये कुछ और है, मतलब देखो हो जाएगा। स्पार्क हुआ था क्या? ये देखो सही देख, ध्यान से पढ़ो। restriction enzyme refers to cleaving of phosphodiester bond in DNA by the enzyme, बोलो, cutting of DNA at specific position only, ठीक है। prevention of the multiplication of the bacteriophage by the host bacteria, ठीक है। क्या है, मतलब देखो है, सारे हो जाएंगे इसमें, है कि नहीं, सारे कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। किसी भी अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है कि कोई अगर उसको वायरस इन्फेक्शन करे तो उसके अगेंस्ट में क्या बना दें, एंटीबॉडी बना दें, क्या बना दें, एंटीबॉडी, तो उससे अपने आप को बचाता है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अगला देखो, विच अदर फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, बताओ क्या यूज नहीं होता है, ये यूज होता है, होता है भाई, ये होता है, ये होता है, अरे डीएनए फ्रेगमेंट तो लगाते हो यार, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं होता है, ये गुलाई कहाँ यूज करते हो, करते हो नहीं करते हो? ये कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्लोनिंग के लिए नहीं बच्चे। अगर क्लोनिंग के लिए कहता तो ये आ जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बात कर रहा है, एक डीएनए इधर से एक डीएनए उधर से, साथ देखो इन एगारोस जेल एडोफोर्सिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ चार्ज, साइज, चार्ज टू साइज रेशियो, ऑल ऑफ देवो है, साइज की चार्ज की दोनों, साइज बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सब पे निगेटिव है, चार्ज तो सारे फ्रेगमेंट पे निगेटिव है, उसमें आया, डिफर किस चीज का है, साइज का, स्मॉलर द साइज लार्जर विल बी डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू सर्व एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, बताओ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो जानते ही हो, ओरिसाइट है कि नहीं, अगर ओरिसाइट ना होता तो वेक्टर का कोई काम नहीं होता, कौन सा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अनु बताओ, while isolating DNA from bacteria which the following enzyme is not required, isolating DNA from bacteria कौन सी यूज नहीं करते हैं, कौन सा, अगर ये एंजाइम यूज कर लोगे तो डीएनए तो कैटलाइज कर जाएगा, तो निकालोगे क्या फिर, मैं कुछ, और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था पता है आपको, मेसेसन एट अल में यूज किया था एंजाइम, है ना, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियस, क्योंकि इससे डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा, पाया, इससे डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो निकालो क्या एक्सपेरिमेंट किस पे करोगे, है ना, दोस्तों बताओ, पोलराइजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, बताओ easy availability of DNA template, availability of synthetic primer, availability of cheap deoxynucleotide, availability of thermostable DNA polymerase, है A B C D, thermostable due to presence of thermus aquaticus bacteria, tag polymerase, and tag polymerase basically used during the process of extension, क्या extension of primer, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आ जाओ 11, अरे 15 क्वेश्चन लड़की, ये देखो बस सुन, अरे खत्म हो गया, देखो सर से देखो, तो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन इनहिबिटर यूजुअली हेल्प इन द सेक्शन ऑफ, बताओ ट्रांसफर बैक्टीरिया सेल, है ना, किससे, ट्रांसफर बैक्टीरिया सेल। अगला बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड
इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट, इससे क्या होता है बताओ, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू, किससे होता है देखो, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट पोर इन द, ट्रांजिएंट पोर होता है ना बैक्टीरियल सेल वॉल में। तीसरा बताओ, द रोल ऑफ डीएनए लिगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्या होता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए, लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड pyrimidine, नन ऑफ देम, बताओ है बी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, डीएनए लैंग्वेज। Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease, कौन सा होता है? अलग हो जाता है, हाँ। कौन सा क्वेश्चन था? द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अरे यार जोड़ने के लिए थे, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द डीएनए फ्रेगमेंट, ये वाला होगा पहला वाला, हाँ सही है, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है बच्चे, उसमें हेल्प करता है, तो सही कर लेना, दो डीएनए को आपस जोड़ने के लिए, है ना, ये से होता है जोड़ने के लिए, देखो डीएनए लाएंगे हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट, क्या देखो इसमें कौन सा जाएगा बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट सोर्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यूज करते हैं, इस कोलाई यूज करते हैं, कौन सा यूज नहीं करते, एंटमीबा कोलाई यूज नहीं करते हैं, इससे बीमारी होती कौन सी, कौन सा, अमीबिक डिजेंट्री, क्या अमीबिक डिजेंट्री, यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय द टैग पॉलीमरेज, कौन सा है बताओ, कौन सा, एक्सटेंशन कर देगा, अच्छा सुनो इधर, सुनो इधर, इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये 15 वाला, कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इसका मैं, अरे वो दिलवा देंगे आपको, तो लास्ट कर लो पर फिर जाओ, ए बैक्टीरिया सेल वॉल ट्रांसफॉर्म विद ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ए ह्यूमन जीन, however the transformed cell did not produce the desired protein, reason could be, बताओ, ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस, सही बात है, क्या इंट्रॉन होता है क्या, सही बात है, ह्यूमन में इंट्रॉन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकता है, इस वजह से इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं और एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, हैं? हाँ इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग, ठीक है, चलो बाकी करा देंगे नेक्स्ट टर्म पे, धन्यवाद, चलते हैं। आएगा दिखाना इसमें, क्या जोड़ता है, हाँ जोड़ता है, आगे हाँ शुगर फास्फेट बॉन्ड को कट कर, अरे किसकी बात कर रहे हो तुम, जोड़ने की बात कर रहे हो, काटने की, लाइगेज वाला ना, जोड़ने का काम करेगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ने का काम करता है, वायरस वाला ऑप्शन, वायरस वाला ऑप्शन था, जैसे और इसमें 2 लाख कुछ दिया हुआ है, कल करा देंगे, कल आना तो बता देंगे, एक बार फिर से करा देंगे, ठीक? कल करा देंगे फिर से एक बार, है क्या, वैरायटी ऑफ प्राइस यहाँ 2 लाख दिया और वहाँ 50,000, कहाँ, अरे दो 50,000 स्ट्रेन है, वैरायटी अलग होता है, स्ट्रेन अलग होता है बच्चे, हम लोग तो और स्ट्रेन अलग है, वैरायटी अलग है, हाँ 50,000 दिया है, ये 50,000 क्या दिया है, स्ट्रेन दिया है, वो वैरायटी है, अंतर है इसमें, जैसे मैंगो होता है, मैंगो तो मैंगो की वैरायटी होती है, जैसे मान लो ये दशहरी हो गया, एक चौसा हो गया, और चौसे में भी देखोगे तो उसमें भी चीजें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वायरस की बात करें हाँ। तो कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन है और वैरायटी सेम ही होती है, किसकी कोरोना वायरस की अलग अलग वैरायटी, वैरायटी अलग है, स्ट्रेन अलग है, कोरोना के भी अलग है, कोरोना एक ही टाइप के नहीं होते हैं, बहुत